बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे में ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे ये कह दिया गया है कि अब आप रेस्ट के लिए घर चले जाएं और 15 से 30 जुलाई का जो टाइम फ्रेम है ना तब्दीली के लिए, वो भी दे दिया गया है। कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, इस हवाले से मैं आपसे शेयर करूंगा। क्यों जो मुस्लिम लीग नून के स्पेसिफिकली हम ख्याल सहाफ़ी समझे जाते हैं, उनकी चीखें अरूज पर है और वो एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप इनसे भी नाराज़ हैं तो फिर किसको लाएंगे। कुछ अहम तीन तफसीलात आपसे शेयर करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मरियम नवाज़ की जो अकड़ है, जो गुरूर है, वो खाक में मिलना शुरू हो गया और पहली बड़ी शिकस्त उनको हुई है। और ये शिकस्त मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली के, उनके मुकाबले में हुई है। मामला क्या था, मरियम नवाज़ को क्यों झुकना पड़ा? वो मरियम नवाज़ जिन्होंने अपने कज़न हमजा शहबाज को बर्दाश्त नहीं किया पंजाब में कि ये मेरे बराबर रहे। मलिक अहमद खान जिनका नाम बतौर नया वज़ीर-ए-आला कैंडिडेट के तौर पर भी लिया जा रहा है, उनके अगेंस्ट भी मरियम नवाज़ ने जो चीज़ें थी वो की, लेकिन उनको इस पहले राउंड में शिकस्त हुई। ये मामला क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और इस तब्दीली में भारत में एक नया आर्मी चीफ तैनात हुआ है और इम्पॉर्टेंट ओहदों के ऊपर कुछ जो जर्नल हैं माफ़ कीजिएगा, उनकी भी नई जो तैनातियाँ वो हुई हैं और पुरानों को ओहदों से हटा कर कहीं और जगह पर किया गया है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके लिए क्या एक नया चैलेंज या क्या नया कट्टा इससे जुड़ा खुल गया है। कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से धोखा दे दिया है और ये जो इनिशियल MOU हुआ है ईरान के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था। असल साजिश, असल प्लान क्या था, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक मरतबा फिर से तेल की जो कीमतें हैं ना, वो अरूज पर जाएंगी, यानी कि जंग के दौरान जिस सतह पर गई थी उससे भी ऊपर जाने वाली हैं। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और आखिर में आज़ाद कश्मीर की लेटेस्ट सूरत हाल से भी आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको खबर देता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनके हवाले से बाखबर हलकों का ये दावा है कि इनको डॉक्टर्स ने ये मशवरा दे दिया है, ये बता दिया है कि अब आप घर जाएँ और रेस्ट करें। अब आपकी मतलब है काम करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। काम मतलब खैर डॉक्टर इस तरह से कहते हैं ना, आप काम शाम ना करें, बस आप घर जाएं और रेस्ट करें। ये पैगाम एक पहुंचा दिया गया है शहबाज शरीफ को। अब नाज़रीन, पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल, चाहे वो सुहेल वड़ाइच हों, चाहे वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हों, चाहे वो नजम सेठी हों, चाहे वो नुसरत जावेद हों, मुख्तलिफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं और मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये बातें की जा रही हैं कि जी का जाना ठहर गया है। और ये बार बार बातें की जा रही हैं, कोई एक दो दफ़ा नहीं, बल्कि सुहेल वड़ाइच तो कहते हैं जी वो तो पक्के हैं अपनी बात के ऊपर। और अब जी एक और दावा सामने आना कि शहबाज शरीफ को डॉक्टर ने, अब दरसी बात है बड़े डॉक्टर साहब होंगे कोई जिनका जो हुक्म है वो भी शहबाज शरीफ टाल नहीं सकते कि अब आपको घर जाना होगा और आपको अब घर जाकर रेस्ट करना पड़ेगा। बहरहाल इस पर एक टाइम फ्रेम भी दिया जा रहा है और पहले तो ये जो मुख्तलिफ सहाफ़ी थे जिनके नाम मैंने आपके सामने भी रखे, इनकी जानिब से जो दावे सामने आए थे, जुलाई या बजट के बाद का टाइम दिए थे। अब एक टाइम फ्रेम दिया जाए 15 से 30 जुलाई के दरमियान क्या होगा कि एक जो माहौल है ना स्पेसिफिकली वो बनना शुरू होगा। ऑलरेडी मीडिया के ऊपर बयानियाँ शयानियाँ बन रहा है। खैर इनके अगेंस्ट बयानिए की भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो ऑलरेडी आवाम के दिलों में इनके लिए क्या है नफ़रत है, वो सबको मालूम ही है, अपने हलकों में जाने के ये काबिल नहीं रहे। बहरहाल जी 15 से 30 जुलाई का एक जो टाइम फ्रेम है वो भी दिया जा रहा है कि इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट जो हैपनिंग्स है ना वो होंगी। और साथ ही साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ मुस्लिम लीग नून के स्पेसिफिकली। एक तो वो सहाफ़ी हैं जो मतलब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे हैं, उन्हीं के ही हम ख्याल तस्वुर किए जाते रहे हैं और जो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होता रहा फिर उन्हीं हुकूमतों के साथ वो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान के साथ ही वो लॉयल रहे हैं, उनके साथ ही जुड़े रहे हैं। वो जो सहाफ़ी हैं ना, वो अब उनकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और अब वो ये कह रहे हैं जी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इनसे भी नाराज़ है तो फिर अब उनके पास और ऑप्शंस क्या है। क्या इमरान खान के पास वापस तो नहीं जाना, उन्होंने उनके पास तो नहीं जाना, बल्कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान की जो रिहाई है वो तो एक मौजज़ा ही हो सकती है, तो इनसे क्यों आखिर आप नाराज़ हैं। वो जवाबात दे दिए गए हैं। एक तो ये कि भाई आप सियासी बयानियाँ नहीं बना सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सके, और दूसरा आप माशी इस्तेकाम जो है वो नहीं ला सके। ये 2 रीज़न हैं जी आपको फारिग किया जा रहा है।
जहाँ तक ये बात है ना जी कि इनसे नाराज तो किसको लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको खबर देता चलूँ जी कि मलिक अहमद खान वर्सेस मरियम नवाज़ जो हैं, पहला राउंड ये मलिक अहमद खान साहब जीत चुके हैं। मलिक अहमद खान साहब के हवाले से ये ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, दावे किए जा रहे हैं कि उनको स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं लगाना था और नवाज शरीफ जो उन्होंने तो कोई और नाम दिया हुआ था, नून लीग कोई और नाम चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है इनके भी ज़ाहिर बात है फिर कहीं और पर असर रसूख या पावा जो है वो मजबूत है, तो फिर ये स्पीकर भी बन गए। फिर इनके साथ एक जो क्लैश है ना वो भी सामने आया, इनके ऊपर जो तनकीद है नून लीग के अंदर से वो भी हुई। लेकिन नाज़रीन आखिर में क्या हुआ है जी कि अपनी जो अकड़ है ना वो इनके सामने तोड़ना पड़ी, और अब आप यूँ समझ लें कि एक जो कैंडिडेट है ना वो मिल गया है पंजाब में भी। अच्छा, इस पर और वफाक के अंदर मोहसिन नकवी जो है उनका जो नाम है ना वो लिया जा रहा है, इसलिए जो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि कौन मुतबादिल होंगे तो उनके लिए ये नाम मौजूद हैं। फिर अलीम खान साहब जो हैं उनका भी नाम इमरान खान साहब के टाइम पर वज़ीर आला के तौर पर था, लेकिन इमरान खान साहब ने तो बुज़दार साहब को बनाया, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ भी हुई और वो चाहती थी अलीम खान साहब जो है वो बने। और फिर इस्तेकाम पार्टी को कुछ नशिस्तें देकर तो जो जीबी है वहाँ पर भी इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उनकी हुकूमत बनी हुई है, तो मुतबादिल जो हैं वो मौजूद है और ये जो नाम है वो भी मैंने आपको गिनवा दिए हैं। ये माजिद निज़ामी है, ये लिखते हैं मुस्लिम लीग नून होम्योपैथिक स्पीकर चाह रही थी, लेकिन मलिक अहमद खान ताकतवर स्पीकर के तौर पर सामने आए। इनको स्पीकर नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बना दिया गया। इन्हें वज़ीर आला का उम्मीदवार भी समझा जाता है। इससे पहले राना मोहम्मद इकबाल 2 मरतबा पंजाब असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, इनसे कोई शिकायत नहीं थी, ताहम कशीदगी मज़ीद नहीं बढ़ेगी। ये अब इनसे कुछ मतलब जो मामलात हैं ना वो तय हुए कि ठीक है अब हम आपको नहीं छेड़ेंगे, अब हम जो है वो पीछे होकर बैठेंगे, क्योंकि कहीं से पैगाम पहुंचाया, कहीं से जो शटअप कॉल है ना वो दी गई है। तो ये जी मलिक अहमद खान, और इनके ज़रिए असल पैगाम ये भी दे दिया गया है कि आप कोई हमला लेकर आएँ, आप भी फॉर्म 47 वाले हैं, तो इसलिए जहाँ पर आप हैं आप वहीं पर ही रहें। अच्छा, इस पर जी एक और भी आपके साथ ट्वीट शेयर करूं जी कि नून लीग के बहुत सारे लोग पार्टी के दबाव से निकलकर ताकत के असल मरकज़ के साथ बराह रास्त ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। इन्हें मालूम है कि नून लीग ख़त्म हो रही है, इन्हें अपनी सियासत ज़िंदा रखनी है, तो फिर ताकत के मरकज़ से ताल्लुकात कायम करना इनकी मजबूरी है, इसलिए इनका रवैया जारहाना हो रहा है। अच्छा, ये रवैया भी बताया जा रहा है कि आखिर क्यों ये अपनी ही क़यादत के अगेंस्ट जो है वो नून लीग से ही उनका चूँकि ताल्लुक है, ये डट गए हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि इनको मालूम हो गया है कि नून लीग की छुट्टी हो चुकी है, इनका अवाम में जो एक से थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर हमने जो असल ताकत का एक मरकज़ है अगर वहीं से ही सारी चीज़ें होनी हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है ये नून लीग के आगे पीछे होने की या इनकी तारीफ़ें करने की। तो इसलिए जारहाना जो रवैया है ना वो अपनाया जा रहा है। तो नून लीग के जो हालात हैं मैंने आपको बता दिया, मरियम नवाज़ के हवाले से भी और शहबाज शरीफ के हवाले से भी ये मुख्तलिफ जो दावे हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो गुफ्तगू हैं वो सामने आ रही हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि भारत में ना एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। उनके जो आर्मी चीफ़ है ना वो तब्दील हो गए हैं, और ये कोई नाम लिया जा रहा है धीरज सेठ, ये कोई हैं इनके नए आर्मी चीफ़ अब आए हैं, कोई 31वें या 21वें आर्मी चीफ़ हैं इनके। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली हुई है भारत में, क्योंकि इस तब्दीली के साथ ही जब ये आए हैं ना तो कोई 4-5 अहम जर्नलों को इन्होंने तब्दील किया है, उनको हटाकर कोई नए अपनी ज़ाहिर सी बात है ये होता है ना कि जहाँ पर आप फिर कंफर्टेबल होते हैं तो उन्हीं को ही फिर आपने ऊपर लेकर आए हैं, उनके साथ जो है वो आप काम करते हैं। इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक तो आते ही इन्होंने मिशन विजय जो है वो लॉन्च करने का कह दिया है। मिशन विजय से मुराद है कि फ़ौज के अंदर ये नई जो टेक्नोलॉजी है AI या दीगर वगैरह चीज़ें हैं, ज़ाहिर सी बात दुनिया उस तरफ बढ़ी है, एक तो ये उस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कि उस लिहाज से अब जो जंगें हैं वो हमारी फ़ौज के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, उस लिहाज से हम जो जंगें हैं वो लड़ेंगे। दूसरा इनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि ये बहुत ज़्यादा मजहबी हैं और मोदी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब इससे पहले वाले जो थे ना वो भी मोदी के बड़े करीब थे, और जो उनका पाकिस्तान के हवाले से खैर भारत का हमेशा ही रहा है, लेकिन मोदी के टाइम पर कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अग्रेसिव मूड है ना वो रहा है। इवन के भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होता रहा है, जो खबरें हैं ना इंटरनेशनल मीडिया इवन के बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट कर चुका है। तो अब जी मैं समझता हूँ कि इवन के लास्ट जो इनके आर्मी चीफ थे उस टाइम भी जो उन्होंने ऑपरेशन संदूर, उसमें फिर उनको जो पाकिस्तान ने धूल जो है वो चटाई। ट्रंप अभी भी कहता है जी कि आपके जो 6-7 एयरक्राफ्ट थे, जो जहाज़ थे, वो कैसे पाकिस्तान ने मार गिराए। तो अब जी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके लिए एक मतलब ज़ाहिर बात है जब भी इस तरह की तब्दीलियाँ होती हैं तो यहाँ पर भी कुछ नई प्लानिंग या चीज़ों को ज़रूर जांचा जाता है। तो एक ये नया जो महाज है या नया चैलेंज या नया जो कट्टा है ना माफ़ कीजिएगा वो खुल गया है कि ज़ाहिर सी बात है अब भारत की तरफ से क्या स्ट्रेटजी होती है, उसको कैसे काउंटर करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर इन्हीं दिनों में जो पानी वाला मामला है ना
वो भी पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि कैसे भारत वहाँ पर डैम बनाकर जो कंट्रोल है ना वो करेगा। तो इस पर ही एक स्टेटमेंट भी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि अगर भारत ने वहाँ पर डैम बनाकर और कंट्रोल करने की कोशिश की तो एक ही मिसाइल मारेंगे और उनके जो डैम शैम है वो उससे तबाह हो जाएंगे, तो फिर वो वैसे ही पानी को नहीं रोक पाएंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तब्दीली है ना, बल्कि कई तब्दीलियाँ हुई हैं भारत के अंदर। तेल की कीमतें एक मरतबा फिर से आसमान को छूने जा रही हैं और ख़बर यह है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने हाल ही में CNN, ब्लूमबर्ग और राइटर्स जैसे मोतबर बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों को दिए गए इंटरव्यूज़ में इस गहरी अमरीकी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का एतराफ़ किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ होने वाले आर्जी मुआहदे यानी कि MOU का बुनियादी मकसद मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि अमरीकी और आलमी तेल के ज़खायर को दोबारा भर कर आलमी मईशत को मुस्तहकम करना है। बैनुल-अक़वामी तवानाई जरायद और दी इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर की हिदायत के तहत अमरीका इस आर्जी मोहलत का इस्तेमाल अपनी माशी और दिफाई पोजीशन को मजबूत करने के लिए कर रहा है। जैसे ही तेल के ये स्ट्रेटजिक ज़खायर बहाल हो गए, अमरीकी इंतज़ामिया ज़मीनी सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेकर अपनी अगली चाल का तयन करेगी। वॉल स्ट्रीट के तज्ज़ियों से भी ये वाज़ेह होता है कि अमरीका अपनी माशी तैयारियाँ मुकम्मल करने के बाद ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा अस्करी कार्रवाई या दीगर सख्त तरीन ऑप्शंस इस्तेमाल करने का पूरा इरादा रखता है। तो ये जो ख़बर है ख़ास तौर पर जो सालसीन थे पाकिस्तान और कतर और इवन के अमेरिका और ईरान के दरमियान, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो डेवलपमेंट है और ये जो इंटरव्यू है, ये जो गुफ्तगू है JD वैंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब अमेरिका क्या कर रहा है, उसकी जो साजिश है, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी। एक मरतबा हम ये बहाल कर लें अपनी एक माशी सूरत हाल और पूरी दुनिया के ऊपर जो प्रेशर बढ़ा हुआ था, जो तेल के ज़खायर ख़त्म हो रहे थे, वो एक मरतबा हमने भरने हैं और फिर उसके बाद हमने दोबारा जो अटैक है ना, जो स्ट्राइक है वो ईरान के ऊपर लॉन्च करनी है। अब नाज़रीन यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों ईरान पर से जो पाबंदियाँ हैं ना वो ट्रंप ने हटाई हैं। उसके पीछे भी मकसद ये था कि पूरी दुनिया से भी एक तो हम तेल लेंगे, अब नया हरमुज़ का भी रास्ता खुलेगा, और ऊपर से ईरान भी अगर तेल बेचता है तो उससे क्या होगा कि हम जल्दी अपने जो ज़खायर है ना, पूरी दुनिया और हम अपने जो ज़खायर है ना वो भर लेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि जब हम दोबारा अटैक लॉन्च करते हैं तो बेशक अपना हरमुज़ भी बंद हो जाता है। तो जो एक उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था ना, खासतौर पर यूरोप से उनके भी ज़खायर ख़त्म हो रहे थे, तो वो प्रेशर उन पर से हट जाएगा और जो एक माशी दबाव था वो भी उन पर से हट जाएगा और फिर उनके पास 2-3 महीने होंगे वो ज़खायर दोबारा ख़त्म होने के लिए, या जितने अरसे के लिए वो ज़खायर भरेंगे उस दौरान फिर ये ईरान के ऊपर बड़ी एक और स्ट्राइक करने का जो इरादा है ना वो रखते हैं। तो ये जी असल में इनके पीछे इस MOU के पीछे ये सारी कहानी थी। दूसरी तरफ खैर ईरान ने भी ये कह दिया, ईरान को भी ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम होंगी चीज़ें, उन्होंने भी MOU करते हुए सारी चीज़ें कैलकुलेट की होंगी। ईरान भी अपने आप को माशी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्योंकि ईरान का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तबाह हुआ था, फिर इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से क्या हुआ था, अमरीकी नाकाबंदी बंद होने से क्या होता कि वो भी अपना जो तेल है चाइना या दीगर जो ममालिक है उनको बेच रहे थे, वो भी नहीं बेच पा रहे थे, तो उनके भी माशी सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमरीका खुद को रिवाइव करेगा, बल्कि यहाँ पर ईरान जो है वो भी अपनी तैयारियाँ मज़ीद करते हुए खुद को रिवाइव जो है वो करेगा कि हम भी अपनी जो पोजीशन है वो मज़ीद बेहतर कर लें। तो बहरहाल ये दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद होता है तो यूरोप वगैरह दीगर जो अमीर ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वो अपने ज़खायर भरते हैं तो ख़ास तौर पर जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं क्या वो भी ये काम कर पाते हैं, और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वहाँ पर जो महंगाई का जो सैलाब है वो आएगा। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के वाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो अगर पाकिस्तान के पास रिजर्व वो उस तरह से नहीं भरता, या अभी मालूम नहीं है इस पर कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर दोबारा से ऐसा होता है तो ऑलरेडी पेट्रोल अभी भी 300 रुपये के ऊपर है, तो अगर ये मज़ीद महंगाई बढ़ती है तो ऑलरेडी जो मरती हुई मैशत है, तबाह होती हुई जो मैशत है, इसी मैशत की बुनियाद पर जो बातें की जा रही हैं हुकूमत को घर भेजने की, तो ये मैशत मज़ीद बिगड़ेगी और जो हालात है ना वो फिर मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल देखें JD वैंस की जानिब से जो दावा है वो किया गया है, इस पर अब ईरान जो है वो क्या स्ट्रेटजी करता है और दीगर ख़ासतौर पर पाकिस्तान और कतर जो कि इसमें सालिस थे, और ज़ाहिर सी बात है फिर सालिसों के ऊपर भी एक ये वो होता है जी कि अगर अमेरिका का ये साजिश है, ये प्लान है, तो फिर आपने जो हमारे दरमियान सालसी की करवाई है, ज़ाहिर सी बात सालसी में ये होता है ना कि एक दूसरे को आप मनाते हैं, तो फिर आप खुद देख लें कि जो अमेरिका है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। कश्मीर के हवाले से भी एक खबर है वो भी आप साथ में शेयर करता चलूँगी। शौकत मीर, इन्हें गिरफ़्तार किया गया था कोई 2-3 दिन पहले, इनके हवाले से डिटेल सामने आई थी कि ये गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब इनकी एक फुटेज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिस के हवाले से बताया जा रहा है जी कि इनकी गिरफ़्तारी की फुटेज है कि इनको गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इनको गिरफ़्तार किया गया है
ये गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अभी तक इन्हें किसी अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया? कोई ऐसी रिपोर्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, खबर मौजूद नहीं है जहाँ पर ये बताया गया हो जी कि इनको अदालत में पेश कर दिया गया है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इसमें यह है, कश्मीरी अभी तक पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका जो एहतजाज है, जब ये गिरफ्तारी हुई तो मेरा पर्सनली ख्याल था कि हो सकता है कि इस गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि ये मेन लीडर अवामी एक्शन कमेटी के थे, तो अगर इनकी गिरफ्तारी जिस तरह से ये हो चुकी हुई है तो फिर उसके बाद जो एक रिएक्शन है वो क्या आएगा, कौन जो इस कमेटी का एहतजाज है उसको संभालेगा। तो ये बहुत सारे सवालात थे। बहरहाल कश्मीरी जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे, अभी तक जो एहतजाज है वो जारी है। इवन के यहाँ तक भी दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर, ख़ासतौर पर बाग में, मस्जिदों में ये ऐलानात हो रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं देना, और अगर वो वोट के लिए आते हैं वो वोट के लिए यहाँ पर ना आए, ये वोट देना, वोट मांगे भी ना, देना ना देना तो चलो मतलब उसका यही है, लेकिन वो वोट मांगने के लिए भी यहाँ पर ना आए। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हालत है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो पीटीआई से एक मरतबा फिर से बल्ले का निशान छीन लिया, और पीटीआई को तो वैसे ही इलेक्शन लड़ने नहीं देना। तो कश्मीर की जो सूरत हाल है ना, तो वो मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त वहाँ पर ज़रा ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि अगर वो वोट नहीं करेंगे, जो ये हुकूमतें नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से ऐलानात सामने आ गए, जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसे एस्टैब्लिशमेंट या मुक़तदरा जो ताकतवर हल्के हैं जी, वो बल्ला का निशान एक मरतबा फिर से छीन गया जी, वहाँ पर वो नहीं लड़ने देंगे, तो फिर पीछे इलेक्शन लड़ेगा कौन? और जो कश्मीरी अवाम है वो वोट किसको देंगे? और उनका जो एहतजाज है उस एहतजाज का फिर क्या करना है, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो चुकी हुई है, उसके बावजूद वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ताकत का भी इस्तेमाल किया गया, फिर भी उनका एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए जी जो कश्मीर की सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा गौर तलब है, और मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक है। बाकी जगहों पर तो सालसी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी अगर सालसी से मामला हल होते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हुकूमत का अभी तक का जो रवैया है वो रवैया तो यही है जी कि हमने इनसे ताकत से ही निपटना है, और 12 जो सीटें हैं ना वो हमने कम नहीं करनी है। तो ये जी आज कुछ आम 3 तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।